और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और अन्य एक दिवसीय एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज की आज क्लास करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो हम किसके, तो हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। महामैराथन ये क्लास होने वाली है। लगभग 300 प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है, जो ये हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लगभग 300 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। आप किसी भी राज्य से, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से, किसी भी राज्य से आप मेरी इस क्लास को देख रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर हम लोग हिस्ट्री के, ठीक है, हिस्ट्री के 300 प्रश्नों को करने वाले महामैराथन ये क्लास होने वाली है। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे हिस्ट्री की बेहतरीन महामैराथन वाली क्लास में, जहां पर हम लोग 300 से अधिक प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पर प्रश्न मैं थोड़े से बड़े कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो। तो जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए। तो अभी ये प्रश्न आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, अभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, साम्राज्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न है। अगर हम लोग साम्राज्य की बात करें और राज्य की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है। साम्राज्य जो है वो किस तरीके से राज्यों से अलग है। साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं। साम्राज्यों को राज्यों की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। साम्राज्यों को अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो राज्यों की तुलना में अधिक कर एकत्र करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो पहले प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग साम्राज्य की बात करेंगे तो जो साम्राज्य है, तो साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सत्य है। ठीक है, और अगर साम्राज्य राज्य से बड़ा है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर राज्यों की तुलना में संसाधनों की अधिक आवश्यकता होगी। और क्योंकि साम्राज्य राज्य से बड़ा है तो वहां पर वहां के प्रशासन को संभालने के लिए वहां पर राज्य से अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहले प्रश्न की बात करेंगे तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। साम्राज्य के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सारे के सारे कथन आपके जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साम्राज्य जो है वो राज्य से बड़ा होता है। साम्राज्य में राज्य की अपेक्षा अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, अशोक ने धम्म का विचार फैलाने के लिए कहाँ अपने दूत भेजे थे। बताइएगा। तो नीचे आपको कोट दिया गया और उसके आधार पर आपका विकल्प का चयन करना है। बताइएगा। तो अशोक ने धम्म का विचार फैलाने के लिए कहाँ पर अपने दूत भेजे थे। सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में, श्रीलंका में। बताइएगा क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे केवल एक, केवल दो और तीन, केवल चार, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो अशोक है इन्होंने अपने धम्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने सीरिया में भी अपने दूत भेजे थे, ग्रीस में भी भेजे थे, मिस्र में भी भेजे थे और श्रीलंका में भी भेजे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। श्रीलंका में तो आपको पता है कि श्रीलंका में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और जो पुत्री है संघमित्रा को भेजा था। तो इन सभी देशों में अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने राजदूतों को भेजा था। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म में नहीं था। बताइएगा। तो अगर हम लोग अशोक की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई, और कौन सा इसमें उनकी नीतियों में से नहीं था। नहीं आपसे पूछ रहा है, इस बात को याद रखिएगा। शिलालेखों के द्वारा अहिंसा का पाठ सिखाना, जैसे पिता अपने बच्चों को सिखाता है। लोगों और परिवारों के बीच संघर्ष को हल करना, शांति लाने के लिए बलि देना,
मनुष्यों तथा जानवरों के लिए सड़कें, कुएं और सराय बनाना। बताइएगा कूट के आधार पर तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो लगभग हम लोग 300 प्रश्नों को करने वाले हैं और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने मेरे भाई बहन यूपी से देख रहे हैं, जितने मेरे भाई बहन बिहार से देख रहे हैं, या फिर आप झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी राज्य से आप देख रहे हैं, तो आपके लिए ये हिस्ट्री की महामैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बताएंगे क्या जगह। तो अशोक के धाम में क्या शामिल नहीं था। तो शांति के लिए बलि देना। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो शांति के लिए बलि दी जाए, किसी की जान ली जाए, किसी जानवर या पशु की जान ली जाए शांति लाने के लिए, तो ये अशोक के धम्म में नहीं था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुसरण कर रहा था और बौद्ध धर्म में शांति और अहिंसा की बात होगी, तो ये तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो शिलालेखों के द्वारा अहिंसा का पाठ सिखाना। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं था ना, तो ये तीसरा वाला नहीं था, तो ये तीसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, अशोक के धम्म में अगर हम लोग बात करें, अशोक के धम्म में बात करें क्या शामिल नहीं था, तो यही तीसरा वाला शामिल नहीं था, याद रखिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 3। क्लियर है, क्लियर भाई बात। तो शांति लाने के लिए बलि देना ये अशोक के धम्म में शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। बताइएगा कुणाल है, जालोक है, संप्रीति है, बृहद्रथ है। बताइएगा चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था। कुणाल है, संप्रीति है, जालोक है, बृहद्रथ है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। बिहार वाले मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, एस्टेट का पेपर होने वाला है। ठीक है, एस्टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आवेदन एक बार तो शुरू किया गया था, लेकिन आवेदन लिया नहीं जा सका है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ दिनों में फिर से एस्टेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, तो एस्टेट की तैयारी करने वाले, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले, यूपी में एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले, राजस्थान में आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी की तैयारी करने वाले, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने मेरे भाई बहन, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो आप कहोगे बृहद्रथ था। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो जाएगा, तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की व्याख्या किसने की। बताइएगा, तो अगर हम लोग अशोक की बात करें तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपको 4 लिपियों में देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 4 लिपियों में आपको अशोक के शिलालेख देखने को मिल जाएंगे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा अभिलेख जो है अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। और ब्राह्मी लिपि की व्याख्या किसने की है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को 1837 में पढ़ा था। ठीक है, आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने हासिल की, तो आप कहोगे जेम्स प्रिंसेप ने। कब हासिल की, 1837 में। तो इन्होंने ब्राह्मी लिपि का जो अशोक का शिलालेख था उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका नाम देवानाम पीए भी था। बताएगा, तो कौन सा राजा है जिसने देवानाम पीए की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, हर्ष। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो कौन सा राजा है जिसने देवानाम पीए की उपाधि धारण की है, तो आप क्या कहोगे, तो प्रियदर्शी और देवानाम पीए की उपाधि किसने, तो अशोक ने धारण की। ठीक है, ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वें प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, कौटिल्य है। बताइएगा क्या जाएगा। 7वें प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सा राजा है जिसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो कौन सा राजा है जिसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार जो है इन्हें अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनको यूनानी लेखकों ने क्या कहा है, तो यूनानी लेखकों की अगर हम लोग बात करें यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्रोचेटस भी कहा है। ठीक है, क्या कहा है, तो यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है। साथ ही साथ जैन ग्रंथों में आपको इनका नाम सिंहसेन भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा राजा है जिसको सिंहसेन के नाम से जानते हैं, कौन सा राजा है जिसको अमित्रोचेटस के नाम से जानते हैं, या कौन सा राजा है जिसको अमित्र घात के नाम से जानते हैं, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे बिंदुसार है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य का संबंध किससे। बताएगा, तो चाणक्य की अगर हम लोग बात करें, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, आप कहोगे अर्थशास्त्र। और इनका संबंध कहाँ से है, तो आप कहोगे तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है, किससे, तो आप क्या कहोगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय से इनका संबंध है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो कौन सा राजा है, प्राचीन भारत का कौन सा राजा है जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म में परिवर्तित हो गया था? बिंदुसार है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है। आंसर क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लेता। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कला की गांधार शैली की स्थापना कहाँ हुई है? पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में? देखिए, गांधार कला की अगर हम लोग बात करें तो गांधार कला का जो विकास है ये किसके समय में? तो ये कनिष्क के समय में हो रहा है। ठीक है, किसके समय में? तो गांधार कला का जो विकास हो रहा है वो कनिष्क के समय में हो रहा है। ठीक है, और कनिष्क की अगर आपसे राजधानी पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? तो कनिष्क की जो राजधानी है वो है पुरुषपुर पेशावर। ठीक है, क्या है? तो पुरुषपुर पेशावर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कनिष्क की पहली राजधानी थी। और पेशावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर आएगा? तो ये आप कहोगे उत्तरी पश्चिमी भारत में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कला की गांधार शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? तो अभी मैंने बात की, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो गांधार कला शैली है इसका विकास जो है वो कनिष्क, ठीक है, कुषाण वंश के राजा कनिष्क हैं और उनके समय में हो रहा था। यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पश्चिमी भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई पुरानी गुफाएं कौन सी? बताएगा। तो पश्चिमी भारत में अगर हम लोग बात करें, 12वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो पश्चिमी भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं कौन सी हैं? क्या हो जाएगा? 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, नासिक में एलोरा और अजंता की गुफाएं जो हैं। ठीक है, कहां पर? तो नासिक महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं इनको चट्टानों को काट कर बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी कहां पर थी? तो मथुरा है, अमरावती है, पेशावर है, कन्नौज है। क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कनिष्क की जो राजधानी वो पुरुषपुर पेशावर है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कनिष्क की दूसरी राजधानी पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे कनिष्क की दूसरी राजधानी पूछ ले तो आप फिर क्या कहोगे? तो फिर आप कहोगे मथुरा है। ठीक है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या है? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी जो है वो मथुरा थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहली राजधानी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पुरुषपुर पेशावर। ठीक है, दूसरी राजधानी पूछा जाएगा तो आप मथुरा कहोगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। तो जैन धर्म के, ठीक है, यूपी बिहार वाले विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग महा मैराथन क्लास कर रहे हैं, लगभग 300 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि आपकी हिस्ट्री जो है, ठीक है, वो आधी तो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद एक और हम लोग सेशन लेंगे, वहां पर हम लोग और 300 प्रश्नों को करेंगे, तो टोटल 600 प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो आपकी हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री के हम लोग 600 क्वेश्चंस को लगभग करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में लगभग 300 प्रश्नों को करेंगे और इसके बाद एक और सेशन हम लोग लेंगे जहां पर 300 प्रश्नों को करेंगे और 600 प्रश्नों के माध्यम से आपकी पूरी हिस्ट्री को कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा कौन से जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? 14वें प्रश्न की बात करेंगे तो संस्थापक के रूप में ऋषभ देव को जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं को हम लोग और क्या करते हैं? इन्हीं को हम लोग आदि देव भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं? तो ऋषभ देव या फिर आदि देव भी कहते हैं। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के तत्वों में से एक था? बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया और इनमें से कौन सा एक मध्यम मार्ग है? हत्या का त्याग करना, सम्यक प्रयास है, कोई झूठ ना बोलना, धन का लालच छोड़ना। तो 15वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सम्यक प्रयास। ठीक है, क्या जाएगा? तो बुद्ध के द्वारा जो मध्यम मार्ग बताए गए हैं, तो मध्यम मार्गों के तत्वों में से एक है सम्यक प्रयास करना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव और अनुमान को स्वीकार करता है? बताइएगा क्या जाएगा? कौन सा संप्रदाय है जो वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव और अनुमान को स्वीकार करता है? न्याय संप्रदाय है, वैशेषिक है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 16वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? तो आप कहोगे वैशेषिक दर्शन। ठीक है, अच्छा, ये प्रश्न बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन किसका है? तो ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया था, आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कणाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन किसका है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कणाद का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, विभिन्न संवत और उनसे संबंधित वर्षों के निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म गलत है? बताएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये मत देखिएगा कि ये एक प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ से
4 से 5 प्रश्न अपने में समाहित है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि शक संवत की डेट क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है विक्रम संवत की डेट क्या है, गुप्त संवत की डेट क्या है, या फिर आपको मिलान करने को इस तरीके से दे सकता है, या फिर आपको 4 दे करके पूछ सकता है कौन सा एक गलत है। तो ये मत देखिएगा कि ये एक प्रश्न है, ठीक है। 4 से 5 प्रश्नों को समाहित किए हुए ये एक प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइएगा 17वें प्रश्न की बात करेंगे तो विभिन्न संवत और उनसे संबंधित वर्षों में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक गलत है, ये आपको बताना है। 17वें प्रश्न का आंसर करना है। तो शक संवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो शक संवत जो है तो ये क्या हो रहा है, तो शक संवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। ये बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अगर हम लोग गुप्त संवत की बात करेंगे तो गुप्त संवत तो जो है तो ये 319 के लगभग में शुरू किया गया था, ठीक है, 319 के लगभग में शुरू किया गया था। ये भी बिल्कुल एकदम सत्य है। विक्रम संवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो विक्रम संवत की जो डेट है वो 58 ईस्वी नहीं बल्कि वो 57, ठीक है, क्या है, तो वो 57, ठीक है, क्या है, 57 ईसा पूर्व है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो विक्रम संवत की जो डेट है वो क्या है, तो 57 ईसा पूर्व। और इन्हीं को जब आप इससे इनका अंतराल पूछा जाता है ना, कई बार आपसे पूछा जाता है शक संवत और विक्रम संवत का अंतराल कितना होता है, तो आप क्या करोगे, तो आप इनको जोड़ देते हो तो 135 वर्ष आ जाता है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने वर्ष का अंतर होता है, तो ये देखिए ये 78 ईस्वी है और ये ईसा पूर्व है। तो इनका अंतर जब पूछा जाएगा ना तो हम लोग इनको क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 135 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी विक्रम संवत। ये कह रहा है 58 ईस्वी नहीं, ये 57 ईसा पूर्व। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसके सिक्कों पर पहिया पाया गया, तो मिनांडर, डेमेट्रियस, कनिष्क, नहपान। बताइएगा 18वें प्रश्न की बात करेंगे तो किसके सिक्कों पर पहिया पाया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे मिनांडर, ठीक है। मिनांडर जो है ये एक इंडो ग्रीक शासक है, ठीक है, हिंद यवन शासक है और इसके सिक्कों पर हमको पहिए के प्रमाण मिलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्नलिखित में से किसे कनिष्क के द्वारा चीन से नहीं जीता गया था। बताइएगा तो अगर हम लोग बात करें तो कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था और चीन के बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था। तो इनमें से कौन सा नहीं जीता गया था, आपको ये पूछ रहा है। खोतान है, यारकंद है, कासगर है, कापीसा है। तो बताइएगा 19वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे कापीसा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा निम्नलिखित में से किसे पश्चिम का साधु कहा जाता है। थॉमस कैनन को, सेंट थॉमस को, सेंट बार्थोलोम्यू डियास को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा तो पश्चिम का साधु किसे कहते हैं, 20वें प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, तो सेंट थॉमस को, ठीक है, किसको, तो सेंट थॉमस को पश्चिम का साधु भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके समय में आया था, ठीक है, ये किसके समय में भारत आया है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पहलो वंश के, ठीक है, किसके, तो पहलो वंश के राजा है जिनका नाम है गोंदो फर्नीज, ठीक है, क्या नाम है, तो पहलो वंश के राजा है जिनका नाम है गोंदो फर्नीज। इनके समय में ये सेंट थॉमस या फिर कहीं कहीं आपको सेंट थॉमस देखने को मिल जाएगा। सेंट थॉमस या सेंट थॉमस जो है तो ये पहलो वंश के शासक हैं गोंदो फर्नीज और इनके समय में भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा है, पाटलिपुत्र है, कौशाम्बी है, तक्षशिला है, कन्नौज है। बताइएगा क्या हो जाएगा। प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे पाटलिपुत्र, मगध, यही तो केंद्र रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूथिडेमिया का मूल नाम क्या है, गांधार है, साकल है, कपीस है, या फिर पुरुषपुर है। तो बताइएगा यूथिडेमिया का अगर हम लोग बात करेंगे तो यूथिडेमिया का मूल नाम क्या हो जाएगा। 22वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी साकल हो जाएगा, ठीक है। यूथिडेमिया का मूल नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे साकल हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आ गया, अभी मैंने आप लोगों को इसका आंसर किया था और देखिए ये प्रश्न आपके सामने आ गया। आपसे कह रहा है सेंट थॉमस जो है, सेंट थॉमस या सेंट टॉमस जो है तो ये किस राज्य की यात्रा किए थे। बताइएगा किसके समय में जो है, किसके समय में, प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए किसके समय में भारत की यात्रा किए थे। माउस के, कनिष्क के, गोंदो फर्नीस के या फिर मिनांडर के। तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पहलो वंश के राजा हैं गोंदो फर्नीस के समय में सेंट थॉमस जो है ये भारत की यात्रा पर आए थे। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन है, पुष्यगुप्त है, पुष्यमित्र है, पुष्प राजा है, या फिर प्रवरसेन है। बताइएगा शुंग वंश का संस्थापक कौन है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि 300 प्रश्न लगभग हम लोग करने वाले हैं और ये जो सेशन है हिस्ट्री की जो ये महामैराथन क्लास है ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आप चाहे किसी भी राज्य से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य से आप देख रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री की महामैराथन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो बी आंसर करिएगा।
कण्व राजवंश के संस्थापक कौन है? वासुमित्र हैं, भूमिमित्र हैं, वासुदेव है या फिर देवभूति है? तो बताइएगा। तो कण्व राजवंश के संस्थापक कौन? देखिए जितने भी राजवंश है ना उनके आपको पहले राजा और अंतिम राजा के नाम याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध में हर्यक वंश, हर्यक के बाद शिशुनाग है, शिशुनाग के बाद नंद है, नंद के बाद मौर्य है, मौर्य के बाद शुंग है, शुंग के बाद कण्व है, कण्व के बाद सातवाहन है। तो इन सभी राजवंशों के पहले राजा और अंतिम राजा के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। तो कण्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे वासुदेव हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो गाथा सप्तशती अगर हम लोग बात करें तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई आपसे पूछा जा रहा है। हॉल है, भरत मुनि है, भास है या फिर सातकर्णी प्रथम है? क्या हो जाएगा? तो सातवाहन वंश के राजा है हॉल और कुषाण वंश के है ना। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे हॉल और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो गाथा सप्तशती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गाथा सप्तशती। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है, ये प्रमाण कहाँ से मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है सती प्रथा का। ठीक है, सती प्रथा के पहले अभिलेखीय प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार प्रीवियस ईयर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। ईरान से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से, बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईरान लिखा है, ईरान नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पर ईरान लिखा है, ईरान नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए ऐरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऐरण अभिलेख से। ठीक है, और ऐरण अभिलेख किसका है? तो ये भानुगुप्त का, गुप्त वंश के राजा है भानुगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के राजा है भानुगुप्त। भानुगुप्त का आपको ऐरण अभिलेख देखने को मिलेगा और इसी में सबसे पहले सती प्रथा की चर्चा की गई। ठीक है, तो यहाँ पर ईरान लिखा है, ईरान नहीं है, ऐरण होना चाहिए। ऐरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त का है और यहाँ पर सती प्रथा के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कुषाणों ने शासन किया, बताइएगा। तो कुषाणों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने कब शासन किया? पहली शताब्दी ईस्वी में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईस्वी में या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कुषाणों ने भारत पर शासन कब किया ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए, पहली शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान बौद्ध संगीत आयोजित की थी, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति अगर हम लोग बात करेंगे तो चौथी बौद्ध संगीति जो है, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। ठीक है, आपको सारी याद होनी चाहिए। पहली बौद्ध संगीति अगर हम लोग बात करेंगे तो अजात शत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, पहली अगर हम लोग बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो अजात शत्रु के समय में हो रही है। कहाँ पर? तो आप कहोगे राजगिरी में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर? राजगिरी में। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी कहाँ पर? तो दूसरी जो है वो वैशाली में हो रही है। ठीक है, वैशाली में हो रही है। किसके समय में? तो आप कहोगे काला शोक के समय में। ठीक है, किसके? काला शोक के समय में दूसरी हो रही है। तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी कहाँ पर हो रही है? तो तीसरी जो है वो पाटलिपुत्र में हो रही है। ठीक है, पाटलिपुत्र में हो रही है। किसके समय में हो रही है? अशोक के समय में हो रही है। और चौथी अगर हम लोग बात करें तो जो चौथी बौद्ध संगीति है, चौथी बौद्ध संगीति जो है वो किसके समय में? तो वो कनिष्क के समय में होगी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ठीक है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और अश्वघोष जो है इसमें उपाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है और उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष है। तो चौथी बौद्ध संगीत याद रखिएगा। ठीक है, कनिष्क के समय में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर होगी? तो कुंडलवन कश्मीर में। चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? बताइएगा। कनिष्क का, चंद्रगुप्त का, पुष्यमित्र का, अशोक का, बताइएगा। तो चरक अगर हम लोग बात करें तो चरक जो है ये प्राचीन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सक थे और ये किसके दरबार में रहते थे? तो आप कहोगे कनिष्क के दरबार में। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइएगा कौन सा गुप्त राजा है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन कहा किसने है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे V.A. स्मिथ ने। ठीक है, किसने? तो V.A. स्मिथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा गुप्त साम्राज्य के किस राजा को? आप कहेंगे समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेहरौली स्तंभ लेख किस काल से संबंधित है? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मेहरौली स्तंभ लेख की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? मौर्य से, शुंग से, कुषाण से, गुप्त से। क्या हो जाएगा? तो ये गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का मेहरौली स्तंभ लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। गुप्त काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? ठीक है, दिनार कहते थे, रुपया का कहते थे, शतमान कहते थे, कासारपण कहते थे। 33वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो चांदी का जो
सिक्का होता था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो चांदी का जो सिक्का होता था वो क्या होता था, वो रुपया का कहलाता था, ठीक है। क्या हो जाता था, तो वो अगर हम लोग बात करेंगे तो वो रुपया का कहलाता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे गुप्त काल, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे गुप्त काल में कला के किस क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई थी, बताइएगा। वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला या फिर सिक्के गढ़ना। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गुप्त काल में अगर हम लोग बात करें तो कला के किस क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई थी, तो वास्तुकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में या फिर सिक्के गढ़ना। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके खिलाफ स्कंदगुप्त को लंबा युद्ध लड़ना पड़ा था। तो अगर हम लोग स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया था, शकों को, यवनों को, हूणों को या फिर ग्रीक को। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, हूणों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त को एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ा था, किससे, हूणों से। गुप्त के शासन काल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री, बताएगा। तो गुप्त शासन काल के दौरान कौन सा विदेशी यात्री, देखिए ये प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएंगे गुप्त शासन काल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री ह्वेनसांग है, बर्नियर है, फाहियान है, मानुची है। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे फाहियान है, ठीक है। फाहियान ये किसके समय में आ रहा है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, उनके समय में। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह, बताइएगा। जितने प्रश्नों पर स्टार लगाता चल रहा है उनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो गुप्त काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी तट पर, पूर्वी तट का मतलब क्या है, तो पूर्वी तट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी तट का मतलब इस तरफ, ठीक है। इस तरफ आपसे पूछ रहा है कौन सा प्रमुख बंदरगाह है, तो कल्याण है, सोपारा है, ताम्रलिप्ति है या फिर भड़ोच है। तो बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग भड़ोच की बात करेंगे तो ये कहाँ पर था, तो ये गुजरात में था, ठीक है। ये कहाँ पर था, ये गुजरात में था। आपसे किसका पूछ रहा है, आपसे पूर्वी तट का पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, तो ताम्रलिप्ति हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेगा, तो सी आंसर करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्नलिखित में से किस काल को हिंदू पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। तो कौन सा समय है, कौन सा समय है जिसको हिंदू पुनरुत्थान या फिर पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो कौन सा काल है जिसको हिंदू पुनरुत्थान के काल या फिर पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है। हर्ष काल को, कुषाण काल को, गुप्त काल को या फिर मौर्य काल को। 38वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो गुप्त काल को, ठीक है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय खगोलविद का नाम जो अपनी 5 खगोलीय प्रणाली की पुस्तक पंच सिद्धांतिका के लिए जाने थे, बताइएगा। पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है, सीधा प्रश्न, बताइएगा। तो सीधा प्रश्न, पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है, बरामिहिर की, पूज्यपाद की, भंडारकर की या फिर प्रशस्त पाद की, बताइएगा। 39वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो बरामिहिर की पुस्तक है पंच सिद्धांतिका और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बरामिहिर बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। विष्णु के किस अवतार ने महाबली के साथ छल किया और उसे पृथ्वी और स्वर्ग का दावा किया, बताइएगा। तो वामन है, नरसिम्हा है, मत्स्य है या फिर कुर्म है, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो विष्णु के किस अवतार ने महाबली के साथ छल किया और उसे पृथ्वी और स्वर्ग का दावा किया, बताइएगा। तो महाराजा बलि का नाम आपने सुना होगा। तो राजा बलि के साथ भगवान विष्णु के किस अवतार ने छल किया था और 3 पग में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी को नाप गए थे। 40वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो वामन अवतार। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एमोनाइट एक जीवाश्म सेलफिश को हिंदुओं के द्वारा प्रतीकों के रूप में अपनाया गया ब्रह्मा जी, हनुमान जी, शिव जी, विष्णु जी, बताएगा। एमोनाइट शालिग्राम अगर हम लोग बात करें तो एमोनाइट शालिग्राम, शालिग्राम का पत्थर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। शालिग्राम का जो पत्थर होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये एक जीवाश्म सेलफिश को हिंदुओं के द्वारा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया, क्या जाएगा, तो विष्णु जी। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे आयन महायुग का चौथा युग है, बताइएगा। कली, द्वापर, त्रेता या फिर क्रेता, तो बताइएगा। अगर हम लोग चौथे युग की बात करेंगे, चौथे युग की बात करेंगे तो चौथा युग कौन सा है, तो चौथा युग जो है वो हमारा कली या फिर कहें कलयुग है, जो कि वर्तमान में चल रहा है और यही अंतिम युग माना जा रहा है ना, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चलिए अंकोर वाट मंदिर की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताएगा। अंकोर वाट मंदिर, प्राचीन विष्णु अंकोर वाट मंदिर, ये प्रश्न कई बार दोहराया गया है। प्राचीन विष्णु अंकोर वाट मंदिर ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, भारत। क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है
और यहाँ पर प्राचीन विष्णु अंकोर वाट मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस रूप में जाना जाता था? 44वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए चांदी का जो सिक्का है, ठीक है, जो चांदी का सिक्का है वो तो रुपया का कहलाता था, चांदी का सिक्का जो है वो रुपया का कहलाता था। आपसे सोने का सिक्का पूछ रहा है, तो सोने का जो सिक्का होता था वो दिनार कहलाता था, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, बताइएगा, यूपी बिहार वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, पहला गुप्त राजा जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा? 45वें प्रश्न की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पहले राजा हैं जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। त्रिमूर्ति की अवधारणा किस काल के दौरान लागू हुई? बताइएगा, त्रिमूर्ति की अवधारणा मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिमूर्ति की अवधारणा अगर हम लोग बात करें, 46वें प्रश्न की बात करें तो इस किस काल के दौरान ये लागू होगी त्रिमूर्ति की अवधारणा? मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, गुप्त। आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त मुद्रा प्रणाली शुरू की? बताएगा, गुप्त मुद्रा, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताएगा क्या जाएगा? तो कौन सा गुप्त राजा है, कौन सा गुप्त राजा है जिसने मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की? 47वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? बताएगा क्या जाएगा? तो कौन सा निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की है? क्या जाएगा? तो आंसर कर देंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, क्या जाएगा? तो आंसर कर देंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, गुप्त काल के दौरान भूमि के अभिलेखों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस अधिकारी को होती थी? बताएगा, तो गुप्त काल के दौरान भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो किस अधिकारी को दी जाती थी? ध्रुवाधिकरण को, कर्णिका को, समाहर्ता को, शैलकिका को। तो क्या हो जाएगा? तो कर्णिका को आप आंसर करेंगे, ठीक है। समाहर्ता जो होता था ये क्या होता था? तो ये राजस्व एकत्रित करने वाला, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी समाहर्ता होता था। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या है? कुमार देवी, हजरात महल, लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या जाएगा? तो समुद्रगुप्त की माता का नाम है कुमार देवी, जिनसे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था, ठीक है। लिच्छवी राजकुमारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी और ये समुद्रगुप्त की माता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले राजा कौन है? बताइएगा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले राजा कौन है? अशोक है, टीपू सुल्तान है, चंद्रगुप्त है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त, ठीक है, प्रथम, ठीक है। कौन जाएंगे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगर हम लोग बात करेंगे, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे। महाराजा धीराज की हम लोग बात करेंगे कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, विक्रमादित्य हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। वैदिक काल में सभा क्या होती थी? गांवों में पेशेवर लोगों का संस्थान, शाही दरबार, मंत्री परिषद या फिर सभी नागरिकों की सभा। तो आपने सुना होगा वैदिक काल में दो सभाएं होती थी, दो संस्थाएं होती थी, एक सभा होती थी और एक समिति होती थी। और ये सभा और समिति जो है ये क्या करती थी? राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम करती थी। तो जो सभा होती थी वो किसकी होती थी? तो वो सभी नागरिकों की एक सभा होती थी। सभा में क्या होता था? सभी नागरिक शामिल होते थे, ठीक है, सभी लोग हिस्सा लेते थे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के चारों कोनों में किसने मठों की स्थापना की? तो आपको पता है भारत में पूरे 4 मठ है ना, 4 मठ है। और ठीक है, 4 मठों की स्थापना किसने की? माधवाचार्य ने, शंकराचार्य ने, भास्कराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 मठों की स्थापना किसने की है? तो आप आंसर करोगे किसने? शंकराचार्य ने, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न में यह भी पूछा गया था कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो क्या आंसर करोगे? तो अगर आपसे शंकराचार्य का जन्म पूछा जाए कि किस राज्य में हुआ है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे केरल में, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो आप क्या कहोगे? केरल में, ठीक है। भारत में कब मंदिर की वास्तुकला पूर्ण विकसित शानदार वास्तुकला के रूप में उभरी? बताएगा। तो अगर हम लोग भारत में मंदिर की बात करेंगे तो मंदिर की जो शुरुआत है वो आपको गुप्त काल में देखने को मिलती है, ठीक है। भारत में मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मंदिर की शुरुआत कब होगी? गुप्त काल में। आपसे पूछ रहा है भारत में कब मंदिर की वास्तुकला पूर्ण विकसित शानदार वास्तुकला के रूप में उभरी? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईस्वी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 11वीं शताब्दी ईस्वी? 53वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आप आंसर करोगे 6वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। कब? तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में मंदिर की जो निर्माण की जो कला है तो ये अपने पूर्ण विकसित रूप में देखने को मिलती है। चलिए बताइएगा, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा? हर्षचरित है, कादम्बरी है, उपर्युक्त तो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो आपको याद रखना ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट किसके दरबार में? तो आप कहोगे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और बाणभट्ट की ये दोनों किताबें हैं, ठीक है। कौन सी? तो हर्षचरित भी है और कादम्बरी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही किताबें बाणभट्ट की, हर्षचरित और कादम्बरी। हिंसांग ने भारत की यात्रा कैसे की? बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे, यूपी में पूछा गया प्रश्न है। हिंसांग ने भारत की यात्रा कैसे की थी? वह सड़क मार्ग से आए और सड़क मार्ग से ही वापस गए।
वह सड़क मार्ग से आए और समुद्र मार्ग से वापस गए। वह समुद्र मार्ग से आए और सड़क मार्ग से वापस गए। वह समुद्र मार्ग से आए और समुद्र मार्ग से वापस गए। 55वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो वे सड़क मार्ग से आए और सड़क मार्ग से ही वापस गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 55वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56वें प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित राजाओं में से किसने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को पराजित किया था? बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। तो हर्ष की सेना को अगर हम लोग बात करें, हर्षवर्धन की सेना को नर्मदा नदी के किनारे किसने पराजित किया था? राजेंद्र चोल, पुलकेशिन द्वितीय, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे चालुक्य वंश के राजा हैं पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने पराजित किया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। और इसी ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के राजा हैं, इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, बाणभट्ट एक महान विद्वान है, किसके शासनकाल के दौरान रहते थे? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या हो जाएगा? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? आर्यभट्ट, कालिदास, साक या फिर बाणभट्ट? क्या हो जाएगा? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। ठीक है, भारत में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी भारत से, पूरे भारत से, भारत के पूर्वी भाग से, या फिर सप्त सैंधो क्षेत्र से? तो क्या हो जाएगा? तो भारत में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? तो आपको क्या हो जाएगा आंसर? आंसर करेंगे सप्त सैंधव क्षेत्र में। ठीक है, आर्यों का निवास स्थान भारत में कहाँ था? सप्त सैंधव क्षेत्र। हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? हर्षचरित है, हरमानस है, हर्षमंगलम है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो हर्ष की अगर हम लोग जीवनी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर्षचरित हो जाएगा, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, संस्कृत के सबसे प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है? क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर हम लोग पतंजलि की बात करें तो पतंजलि की पुस्तक का नाम है महाभाष्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? पतंजलि की पुस्तक का नाम है महाभाष्य। चरक की बात करेंगे, चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। ठीक है, क्या है? तो चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। अष्टाध्यायी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसकी? तो ये पाणिनि की पुस्तक हो जाएगी। लीलावती एक पुस्तक है, बताइएगा। यूपी बिहार वाले ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो लीलावती, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लीलावती ये किसकी पुस्तक है, बताइएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो लीलावती किसकी पुस्तक है, जरा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो लीलावती किस विषय पर है? तो ये आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे अंक गणित पर। ठीक है, किस पर? तो अंक गणित कर दोगे, अंक गणित पर पुस्तक है। और ये किसकी है? तो ये जरा बताइएगा। मेगास्थनीज की इंडिका में के इतिहास का वर्णन किया गया, बताइएगा। तो मेगास्थनीज की अगर हम लोग बात करें तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और इसमें किसके? इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आता है, उसकी पुस्तक का नाम इंडिका, और ये मौर्य काल के विषय में। ठीक है, नीचे वर्णित सभी चार कार्यों में से कौन सा एक प्रकृति में विश्वकोश है? बताइएगा। अमर कोश, सिद्धांत शिरोमणि, अष्टांग हृदय या फिर बृहत संहिता? बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो कौन सी एक पुस्तक है जो विश्वकोश के नाम से, प्रकृति में विश्वकोश के नाम से जानी जाती है? 64वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे बृहत संहिता। ठीक है, प्रकृति में विश्वकोश के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे, बृहत संहिता। संस्कृत नाटक जो चंद्रगुप्त मौर्य की नंद पर विजय का वर्णन करता है, बताइएगा। कौन सा संस्कृत नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य की नंद विजय पर आक्रमण जो है विजय का वर्णन करता है? मृच्छकटिकम है, मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम या फिर प्रबोध चंद्रोदय है? तो क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी? तो ये विशाख दत्त की रचना। ठीक है, किसकी? विशाख दत्त की रचना है। और इसमें विशाख दत्त ने बताया है कि किस तरीके से कौटिल्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम राजा घनानंद को जो है पराजित करते हैं और फिर मगध के राजा बनते हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम को किसकी श्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है? भास है, कालिदास है, अश्वघोष है, शूद्रक है? बताइएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। किसकी महत्वपूर्ण रचना अभिज्ञान शाकुंतलम? तो आप कहोगे कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीय है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी इनकी कालिदास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक कालिदास की कृति नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, रघुवंशम है। ठीक है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीय है, ऋतु संहार है। ये सब कालिदास की रचना है। कौन सी नहीं है? तो आप कहोगे कादम्बरी। कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की पुस्तक है।
शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं, पुरालेख कहते हैं, मानव विज्ञान कहते हैं, इतिहास कहते हैं। बताइएगा शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइएगा 68वें प्रश्न की बात करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे पुरालेख। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुरालेख कहेंगे। ठीक, कौन सा मेघदूत का लेखक है? तो मेघदूत के लेखक अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, मेघदूत के लेखक कालिदास। गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो गीत गोविंद की अगर हम लोग बात करें तो गीता गोविंद नहीं, यहाँ पर गीत गोविंद होना चाहिए। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे जयदेव। जयदेव कहाँ दिख रहे हैं? ये गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बताइएगा पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? बताइएगा पंचतंत्र की कहानियां। कौटिल्य है, विष्णु शर्मा है, पुष्यगुप्त है, विशाख दत्त है। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पहलुओं से संबंधित बताएगा। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें किसका उल्लेख किया गया? राजनीतिक नीतियों का, धार्मिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों का उल्लेख किया गया कि किस तरीके से एक राजा को शासन करना चाहिए, शासन करने के कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक था किस वंश का? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था, और इसकी जानकारी उसके होल अभिलेख से मिलती है। तो किस वंश का राजा था? तो आप कहोगे चालुक्य वंश का राजा था। किसके शासनकाल के दौरान प्राचीन अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ? बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। किसके शासनकाल के दौरान प्राचीन अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ है? चालुक्य है, वाकाटक है, सातवाहन है, क्षत्रप है। 74वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे आप लोग, क्या हो जाएगा? किस शासनकाल के दौरान? तो आप दिए गए ऑप्शन में सातवाहन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विकल्पों में अगर हम लोग बात करेंगे तो सातवाहन हो जाएगा। तंजावुर का विशाल शिव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बताइएगा। तो तंजावुर तमिलनाडु में है, और यहाँ पर प्राचीन विष्णु मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किससे? ये चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, लगभग 300 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नीचे सूचीबद्ध 4 राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? बताइएगा शीशे के सिक्कों को चलवाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे आप लोग सातवाहन। सातवाहन वंश के राजा पहले राजा हैं जिन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का संरक्षक था? बताइएगा। तो एलोरा का कैलाश मंदिर अगर हम लोग बात करेंगे तो वाकाटक है, गुप्त है, प्रतीत चालुक्य है, राष्ट्रकूट है। क्या हो जाएगा? 77वें प्रश्न की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट वंश के राजा। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के संरक्षण। ठीक है, सबसे बड़ा मोनोलिथिक संरचनाओं में से एक कैलाश मंदिर में है। बताएगा। तो कैलाश मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अजंता में, घारापुरी गुफाओं में, एलोरा में, नालंदा गुफा में। बताएंगे तो सबसे बड़ा मोनोलिथिक संरचनाओं में एक कैलाश मंदिर जो है ये आपको कहां पर? तो ये आपको एलोरा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। 7 पैगोड़ा के नाम से आने वाला रथ मंदिर किसके द्वारा? रथ मंदिर। ठीक है, 7 पैगोड़ा कहे या फिर आपसे रथ मंदिर पूछा जाए। ठीक है, तो रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने? आप कहोगे पल्लव वंश के राजाओं ने। ठीक है, किसने? तो पल्लव वंश के राजाओं ने, ठीक है, रथ मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शतरंज का खेल कहां से आरंभ हुआ है? भारत से, ईरान से, अरब से, यूरोप से? बताइएगा। 80वें प्रश्न की बात करेंगे तो शतरंज का खेल कहां से आरंभ हुआ है? शतरंज का खेल अगर हम लोग बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, भारत से। ठीक है, कहां से? भारत से। चोल प्रशासन की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी थी? बताइएगा। नाडु है, मंडल है, कुर्रम है, वलनाडु है। तो बताइएगा क्या जाएगा? 81वें प्रश्न की बात करेंगे तो चोल प्रशासन की सबसे लघुत्तम, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कुर्रम है। ठीक है, क्या है? तो कुर्रम है। ठीक है, दक्कन में सातवाहनों के उत्तराधिकारी कौन थे? वाकाटक थे, कदम थे, राष्ट्रकूट थे, बादामी के, चालुक्य थे। बताइएगा। तो अगर हम लोग सातवाहनों के उत्तराधिकारी की बात करें तो दक्कन में सातवाहनों के उत्तराधिकारी कौन थे? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, वाकाटक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाकाटक। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया मगध का अंतिम नंद शासक? बताएगा। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद राजा को पराजित किया था? महापद नंद, घन नंद, घनानंद, नवनंदा, याद नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, मगध के अंतिम नंद राजा घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, गोपुरम के नए तत्व को दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रोत्साहित किया गया था? चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, चोलों के द्वारा, पांड्यों के द्वारा? बताएगा। तो गोपुरम अगर हम लोग बात करें तो गोपुरम जो है ये दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा। और किस वंश के राजाओं के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है? तो आप कहोगे पल्लव वंश के राजा। ठीक है, कौन से? पल्लव।
मदुरई किसकी राजधानी है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। चोल है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, पांड्य है, बताइएगा। मदुरई किसकी राजधानी है? चोल है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, पांड्य है। 50वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे पांड्य, ठीक है। मदुरई किसकी? तो पांड्यों की राजधानी है, ठीक है। काल के दौरान रोमन दुनिया का भारत के साथ एक तीव्र विदेशी व्यापार था, बताइएगा। तो किस काल के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो रोम का भारत के साथ व्यापार होता था, बताइएगा। किस काल के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो रोम का भारत के साथ एक बड़ा और तीव्र विदेशी व्यापार होता था। संगम, पल्लव, चोल, विजयनगर, क्या हो जाएगा? तो आंसर करेंगे संगम काल के दौरान, ठीक है। किसके? तो संगम काल के दौरान। दक्कन राजवंश के शासक जो ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के कठोर समर्थक थे, बताएगा। तो दक्कन राजवंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो शासक जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के कठोर समर्थक थे, क्या हो जाएगा? 87वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो आप कहोगे सातवाहन। आप देखोगे सातवाहन पहले राजा है जो क्या कर रहा है? जो ब्राह्मणों को भूमि दान दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश की बात करेंगे तो सातवाहन वंश के राजा पहले राजा हैं जो क्या करेंगे? जो ब्राह्मणों को भूमि दान देंगे, ठीक है। पल्लव राजा जिसने विचित्र चित्र या फिर विचित्र मस्तिष्क की उपाधि को धारण किया, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न, यूपी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। कौन सा राजा है जिसने विचित्र चित्र की उपाधि धारण की? 88वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए, महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। विचित्र चित्र की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको तमिल का बाइबल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइएगा। तमिल का बाइबल किसे कहा जाता है? सिलप्पदिकारम को, तिरुक्कुरल को, मणिमेकलाई को, या फिर तोलकाप्पियम को? तो तमिल का बाइबल किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे तिरुक्कुरल को, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो आप कहोगे कुरल है, ठीक है। कौन है? तो इसके लेखक कुरल है, तिरुक्कुरल के, ठीक है। इसे तमिल का बाइबल कहा जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? भद्राचलम में, हम्पी में, चिदम्बरम में, श्रीकालाहस्ती में, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 90वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा हम्पी में, ठीक है। कहाँ पर? हम्पी में। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी, बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी, प्राकृत है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, तेलुगु है, क्या हो जाएगा? तो सातवाहनों की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? तो वो प्राकृत हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? बिंद शक्ति है, प्रवर सेन है, ईश्वर सेन है, रुद्र सेन है, बताएगा। वाकाटक राजवंश के संस्थापक अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो आप कहोगे बिंद शक्ति हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित चोल राजाओं में से किसने सबसे पहले सिलोन श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? बताइएगा। तो श्रीलंका पर विजय हासिल करने वाले अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रीलंका पर सबसे पहले विजय हासिल करने वाले राजा कौन हो जाएंगे? आदित्य प्रथम, राजेंद्र, राजराज प्रथम, या फिर विजयालय। 93वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे राजराज प्रथम ने, ठीक है। लेकिन राजराज प्रथम को आप याद रखिएगा, इन्होंने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका को जीता था, ठीक है। क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीता था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता, तो आप कहोगे राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता, तो आप कहोगे राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान बनाए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पल्लव वंश के शासन के दौरान बनवाए गए हैं। और किस पल्लव राजा ने इसको बनवाया है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कोप्पम की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? पश्चिमी चालुक्य और पल्लव, पश्चिमी चालुक्य और चोल, चोल और होयसल, पांड्य और सिलोन के शासक, बताइएगा। तो कोप्पम की लड़ाई किसके द्वारा लड़ी गई? 95वें प्रश्न का आंसर करना है, बताएंगे क्या आ जाएगा? तो आंसर करेंगे पश्चिमी चालुक्य और चोलों के द्वारा बीच में, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो कोप्पम की लड़ाई पश्चिमी चालुक्य और चोलों के बीच में लड़ी गई है, ठीक है। कोप्पम की लड़ाई, ठीक है, जिसमें चोल पराजित होते, प्रारंभ में चोल पराजित हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, चोल राजा जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि चालुक्य राजा कुमारपाल ने के मार्गदर्शन में जैन सुधार को स्थापित किया, बताएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो चालुक्य वंश के राजा हैं कुमारपाल, और ये जैन धर्म को संरक्षण प्रदान कर रहे थे, ठीक है। चालुक्य वंश के राजा हैं कुमारपाल और इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और किसके नेतृत्व में? मल्लिनाथ, स्थूलभद्र, न्यायचंद्र या फिर हेमचंद्र। 96वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? आंसर कर दोगे हेमचंद्र, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि को किस शब्द से दर्शाया गया? पल्लाई है, मरुदम है, मुल्लई है, नेदल है, बताएंगे। 97वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? आंसर कर दोगे प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि को किस शब्द से दर्शाया गया? तो आंसर करेंगे मरुदम हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कहा जाता है कि पहला तमिल संगम द्वारा स्थापित किया गया था। तो तिरुवल्लुवर के द्वारा, परशुराम के द्वारा, मम्मूलनर के द्वारा, अगस्त्य के द्वारा।
तो पहला जो तमिल संगम सम्मेलन हुआ है, ठीक है, पहला जो तमिल संगम सम्मेलन हुआ है तो ये किसके द्वारा, तो ये आप कहोगे अगस्त्य, ठीक है, किसके, तो अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 98वें प्रश्न का क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल्याण मंडप किस राज्य की मंदिर वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता है, पल्लव है, चोल है, कदम है, विजयनगर, बताइएगा। 99वें प्रश्न की बात करेंगे तो कल्याण मंडप किस राज्य की मंदिर वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता, तो आप आंसर करोगे चोल हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस सम्राट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कौन सा राजा है जो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर राजाधिराज प्रथम, तो आंसर कर दोगे आप राजराज प्रथम ने, इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपने स्तर पर एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर जितने मेरे भाई बहन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सेशन को एक बार शेयर कर दिए ताकि दूसरे भाई बहनों तक ये सेशन पहुंच सके, और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, जितने मेरे यूपी वाले भाई बहन है, बिहार वाले भाई बहन है, या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी राज्य से आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हिस्ट्री के जो हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं ना, या हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और ठीक है, लास्ट तक बने रहिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे साथियों तक ये सेशन पहुंच सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग लगभग 300 प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, संगम साहित्य से ये प्रश्न पूछा गया है। संगम साहित्य के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, गुप्त द्वारा संरक्षित शास्त्रीय संस्कृत साहित्य, पाली साहित्य बौद्ध संघों के इतिहास से संबंधित है, प्रारंभिक तमिल साहित्य ने प्राचीन दक्षिणी भारत के इतिहास को उत्तरदायी ठहरा, पुराणिक प्रकृति का संस्कृत कार्य उस स्थान की पवित्रता से संबंधित है जहां प्रयाग में नदियों का संगम होता था। तो संगम साहित्य के संदर्भ में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 101वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, प्रारंभिक तमिल साहित्य, ठीक है। प्रारंभिक जो तमिल साहित्य है वो संगम साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, और ये जो तमिल साहित्य इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास को उजागर करने का काम किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन जो तमिल साहित्य या दक्षिण भारत के जो साहित्य हैं उन्हें हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, किस स्थान पर तीसरा संगम सम्मेलन हुआ, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा साहित्यिक संगम सम्मेलन जो है तो ये कहाँ पर हुआ है, तंजावुर में, कांचीपुरम में, वंजी में, मदुरई में। 102वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे मदुरई में, ठीक है। कहाँ पर, तो मदुरई में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है वो साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलता है, तो कृषि का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य कोल्डीवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, तोक्का से, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे लहुरा देव। ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो संत कबीर नगर जिले में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं लहुरा देव से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा शहर दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है, मथुरा है, वाराणसी है, हरिद्वार है, अयोध्या, बताइएगा क्या जाएगा। 104वें प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सा शहर है जो दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है, तो आप आंसर करोगे वाराणसी को, ठीक है। प्राग इतिहास का अर्थ क्या है, जिस काल का लिखित साक्ष्य है, जिस काल का लिखित साक्ष्य नहीं है, जिस काल के समय, स्थान और घटना सभी के साक्ष्य है, क्या हो जाएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल के कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मौजूद है, ठीक है, जिसके काल के लिखित प्रमाण हमको नहीं मिलते वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। पूरा पाषाण युग के लोगों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है, बताएगा। पूरा पाषाण युग के लोग सूती कपड़े पहनते थे, पत्ते, वृक्ष की छाल और जानवरों की खाल पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल के लोग जो है पत्ते, वृक्ष की छाल और जानवरों की खाल पहनते थे ठंड से बचने के लिए, ठीक है। आदिम मनुष्यों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला पहला पालतू पशु जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो तो कुत्ता हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, क्या हो जाएगा, तो कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। अग्नि का आविष्कार कब हुआ है, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अग्नि का जो आविष्कार है ये हो रहा है पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसके विधिवत जो अग्नि के जो आग के जो इस्तेमाल है कि आग का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं,
इसकी जानकारी होगी नवपाषाण काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आग अग्नि का जो आविष्कार है तो वो तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आग से जैसे हम ठंड से हम लोग बच सकते हैं, जानवरों से रक्षा कर सकते हैं, आग से जो है हम भोजन पका के खा सकते हैं, तो ये आग के जो विभिन्न इस्तेमाल हैं इनकी जानकारी हमको कब होगी? नवपाषाण काल में होगी। ठीक है, हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे केवल ईंटों से, ईंटों और लकड़ियों से, ईंटों और पत्थरों से, इनमें से कोई नहीं बताएगा। तो हड़प्पा में आपको अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, अन्न रखने के स्थान के साक्ष्य मिलते हैं, और ये किससे? ये ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, नगर निर्माण योजना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी? आप कहोगे नगर निर्माण योजना। ठीक है, जो सड़कें होती थी वो एकदम सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, घरों के दरवाजे पीछे गलियों की तरफ खोलते थे। तो जो नगर निर्माण योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? लोथल से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, मास्की से। आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा से। भारत में चांदी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, वैदिक ग्रंथ से, चांदी के चिन्हित सिक्कों से। तो भारत में चांदी का जो सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ से? तो वो हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति में कुणाल हरियाणा से। ठीक है, कहाँ से? तो अगर हम लोग हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति में आपको कहाँ से? तो कुणाल हरियाणा से। ठीक है, कुणाल हरियाणा से क्या हो रहा है? यहाँ से आपको चांदी का मुकुट मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो चांदी का मुकुट आपको देखने को मिलता है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सिंधु व्यापार केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह बताएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो व्यापार होता था तो इनके बीच व्यापार के लिए जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिस बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता था वो बंदरगाह कौन सा था? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे बहरीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या जाएगा? 113वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में ये बहरीन जो है ये मध्यस्थता का काम करता था। ठीक है, दुर्ग रहित एकमात्र सिंधु शहर कौन सा बताएगा? तो कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक शहर है जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? 114वें प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा शहर है जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया है, जहां पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो आप कहोगे चनहुदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी द्रविड़, फारसी, संस्कृत, अपाठ है। क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? द्रविड़ है, फारसी है, संस्कृत है, अपाठ है। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे अपाठ है, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और ऋग वैदिक समाज में सामान्य था। क्या सामान्य था बताइएगा? महिला देवियां, शहरी केंद्र, लौह उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता या ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो दोनों में सामान्य क्या था? तो आपको दोनों ही जगहों पर मातृ देवियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऋग वैदिक काल में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल में आप देखोगे उषा हो गया, सविता हो गया, सविता या सावित्री हो गई, उषा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अरण्यानी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है, ठीक है, देवियों की, महिला देवियों के भी प्रमाण आपको ऋग्वैदिक काल में मिलते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती थी बताइएगा? क्या हो जाएगा? परुष्णी है, शत्रुदी है, हिमाद्री है, अस्किनी है। क्या हो जाएगा? तो प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो चिनाब नदी को अस्किनी नाम से जाना जाता था। संभवतः किसने सिंधु लोगों पर शासन किया? पूर्वजों की एक सभा ने, व्यापारियों ने, राजाओं ने, या फिर पुजारियों ने? तो बताइएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो ये एक जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूर्वजों की एक सभा नहीं हो सकता, राजा नहीं हो सकते, पुजारी नहीं हो सकते, व्यापारियों की, ठीक है, एक संगठन हुआ करता था जो इन पर शासन करता था। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सब के समान सभ्यता कहाँ पर पाई गई है? तो सुमेर में, मिस्र में, चीन में, या फिर सभी तीनों जगहों पर। क्या हो जाएगा? तो 119वें प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के समान जो सभ्यता है वो आपको तीनों जगहों पर देखने को मिलेगी। सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता और चीन में, तीनों जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल बताएगा। तो कौन सा हड़प्पाई शहर है, स्थल है जो कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल। 120वें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, चनहुदड़ो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि चनहुदड़ो से आपको क्या हो रहा है? चनहुदड़ो से अगर हम लोग बात करेंगे तो चनहुदड़ो से आपको मनका बनाने का कारखाना मिल रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो से अगर हम लोग बात करें, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो मनका बनाने का कारखाना जो है, मनका बनाने का कारखाना जो है, तो ये आपको कहाँ से? तो मनका बनाने का कारखाना ये आपको चनहुदड़ो से देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? बताइएगा कौन सी धातु है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो परिचित नहीं थे? बताइएगा क्या जाएगा, तो कौन सी धातु है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो आप कहोगे क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है या फिर सोना है? तो पहली धातु क्या हो जाएगी? तांबा आंसर कर दोगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों और वैदिक आर्यों के बीच क्या सामान्य नहीं था? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक आर्यों के बीच में बात करेंगे तो क्या सामान्य नहीं था? मांस खाना, मवेशी पालन, मातृ देवी की पूजा करना, सूती कपड़ों का प्रयोग करना। 123वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? 123वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक कार्यों के बीच सामान्य क्या नहीं था? तो आप कहोगे मातृ देवी की पूजा करना। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करना क्यों? देखो सिंधु घाटी सभ्यता में स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे तो मातृ देवी की पूजा हो रही है। ठीक है, विशेष रूप से मातृ देवी की पूजा हो रही है। लेकिन अगर हम लोग वैदिक काल में बात करेंगे तो वैदिक काल में आप देखोगे पितृ सत्तात्मक समाज है और पुरुष देवताओं की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए इनमें से कौन सा एक सहायक है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए इनमें से कौन सा एक सहायक है? सिक्कों पर लेख, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण नगर हैं जिनकी खुदाई से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले, तो वो सब इसमें पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। निम्नलिखित में से किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? बताइएगा। तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, लोथल को, कालीबंगा को, रंगपुर को। किसको? तो आप आंसर कर दोगे लोथल को। ठीक है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ से भाई बताइएगा? तो मिट्टी का एक हल आपको कहाँ से मिल रहा है? बनावली से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से, मित्ताथल से। तो मिट्टी के हल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिट्टी के हल वाली संरचना जो है ये आपको बनावली हरियाणा से देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है? तो सिंधी भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम होता है वो होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदिक समाज के आचरण संहिता का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया? पुराण में, वेद में, ब्राह्मण में, स्मृति में? बताइएगा। तो वैदिक समाज के आचरण संहिता का वर्णन किसमें किया गया? 128वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्मृति ग्रंथों में। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे मनुस्मृति हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल की प्रतिष्ठित जनजातियों में से एक नहीं है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 129वें प्रश्न का आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल की प्रतिष्ठित जनजातियों में से एक नहीं है? विदेह, भरत, पांचाल, कुरु। क्या हो जाएगा? 129वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे भारत। ठीक है, भारत जो है तो ये आपको कहाँ पर? तो ये तो आपको ऋग वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग वैदिक काल में राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता कौन होता था? पुरोहित होता था, सेनानी होता था, कानून अधिकारी होता था, कर समाहर्ता होता था। ऋग वैदिक काल में अगर हम लोग राजा की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता था वो कौन हो जाएगा? तो आप कहोगे पुरोहित। ठीक है, राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका? पुरोहित का। वैदिक काल में लोगों के द्वारा दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? कर कहलाता था, वर्मन कहलाता था, बलि कहलाता था, विदत कहलाता था। क्या हो जाएगा? तो राजा को दिया जाने वाला जो कर है वो बलि कहलाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदिक समाज में परिवारों के समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? गोत्र है, जन है, विष है, ग्राम है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो वैदिक काल में परिवारों के समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द है क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो परिवारों के समूह को, तो परिवारों का समूह मिल करके क्या होता था? ग्राम बनता था। कई सारे ग्राम जो है वो मिल करके क्या होते थे? वो विष बनते थे और कई सारे विष मिल करके जन बनते थे। तो परिवारों के समूह को अगर हम लोग बात करेंगे तो परिवारों के समूह को दर्शाने के लिए क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 25 है, 52 है, 108 है। क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 18 और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वेदांगों में स्रोत, गृह और धर्म सूत्र शामिल है? बताएगा। तो निरुक्त है, शिक्षा है, छंद है, कल्प। बताएगा। तो कौन सा वेदांग? 6 वेदांग है। वेदों के अंग अगर हम लोग बात करेंगे तो वेदों के अंग के रूप में वेदांगों की रचना हुई है और वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। आपको बताना है कौन से वेदांग में स्रोत, गृह और धर्म सूत्र शामिल है। तो निरुक्त है, शिक्षा है, छंद है, कल्प है। 134वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा?
कल्प कर दोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन विद्यालय है? सांख्य है, कर्म मीमांसा है, योग है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। ठीक है, किसका? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। ठीक है, संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा, यह दर्शन किसमें निहित है? बताइएगा क्या हो जाएगा, तो संसार ईश्वर है और ईश्वर जो है वो मेरी आत्मा है, यह दर्शन किसमें निहित है? वेदों में, पुराणों में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। 136वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या जाएगा, तो उपनिषदों में। उपनिषद क्या है? भगवान के लिए प्रार्थना, प्राचीन हिंदू सिद्धांत की पुस्तक, मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर पुस्तक, हिंदू दर्शन शास्त्र का एक स्रोत। उपनिषद क्या है? तो उपनिषदों की अगर आपसे संख्या पूछ लेगा तो आप कहोगे 108 है। ठीक है, 137वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, हिंदू दर्शन शास्त्र का एक स्रोत है उपनिषद। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का वर्णन किया गया है। यवन प्रिय का तात्पर्य किससे? बताएगा, तो यवन प्रिय अगर हम लोग बात करेंगे, हाथी दांत है, काली मिर्च है, भारतीय मलमल का एक अच्छा किस्म है, या फिर नृत्य प्रदर्शन के लिए यूनानी दरबार में भेजी गई युवतियां। क्या हो जाएगा, तो यवन प्रिय अगर हम लोग बात करेंगे तो यवन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता है। 138वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या अगर हम लोग बात करें 8 है, 4 है, 10 है, 2 है, क्या हो जाएगा, तो 4 है। 4 वेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वैदिक देव इंद्र किसके देवता है? तो वर्षा और तूफान के, अग्नि के, अनंत काल के, वायु के। क्या हो जाएगा, तो इंद्र की अगर हम लोग बात करें तो वर्षा और तूफान के देवता माने जाते हैं। शब्द निष्क, जिसे वैदिक काल में एक आभूषण कहा जाता था, बाद में इसका प्रयोग किस रूप में किया जाने लगा? तो निष्क की अगर हम लोग बात करें तो निष्क जो है, तो पहले इसका वैदिक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल आभूषण के रूप में किया जाता था। बाद में अगर हम लोग बात करें तो निष्क क्या होते थे? तो निष्क जो है ये सोने के सिक्के होते थे। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, तो बाद में सिक्के के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक काल में किस प्रकार के विवाह थे जिसमें दहेज के स्थान पर एक गाय और एक बैल की टोकरी दुल्हन की कीमत थी? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वैदिक काल में कौन सा विवाह है जिसमें जिसमें क्या होता था, जिसमें एक गाय और एक बैल की जोड़ी दे करके, ठीक है, दुल्हन के पिता को, लड़की के पिता को एक गाय और एक बैल की जोड़ी दे करके जो है क्या होता था, शादी हो जाती थी। तो असुर है, गंधर्व है, आर्स है, या फिर राक्षस है? तो क्या हो जाएगा, तो आर्स विवाह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तभी मैंने बात की, ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन जनजातीय सभा कौन सी थी? सबसे प्राचीन अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे प्राचीन क्या होगा, गढ़ होगा, विदत होगा, समिति होगा, सभा होगा। क्या होगा, तो सबसे प्राचीन जो है वो विदत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सबसे प्राचीन जो है वो विदत है। ऋग्वैदिक कालीन देवता का नाम बताइए जिसे ऋतु या फिर ब्रह्मांडीय घटनाक्रम का धारक माना जाता था। तो क्या हो जाएगा, तो बताएगा, तो कौन सा वैदिकालीन देवता है जिसे ऋतु या ब्रह्मांडीय घटनाक्रम का धारक माना जाता था? अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण। तो क्या हो जाएगा, तो वरुण आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? गायत्री मंत्र अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग्वेद के आपको तीसरे मंडल में देखने को मिलेगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलेगा, और ये सविता या सावित्री अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें 146वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो सविता या सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का एक चौथाई अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको समर्पित है? इंद्र को, मारुत को, रुद्र को, अग्नि को। बताइएगा, पूछा गया प्रश्न है। तो एक चौथाई ऋग्वेद संहिता में मंत्रों का एक चौथाई अगर हम लोग बात करेंगे किसको, तो इंद्र को। ठीक है, इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो आप क्या कहोगे, तो इंद्र का जो उल्लेख है वो 250 बार, 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो गृह है, ग्रामणी है, विष है, द्रोह है। तो क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 148वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो गृह अगर हम लोग बात करेंगे तो गृह क्या हो जाएगा, पंचमी गंधरा पर शासन, गांव का मुखिया, ऋग्वेद मूल इकाई, वंश। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें 148वें प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर गृह का क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद की एक मूल इकाई हो जाएगा। ठीक है, गृह अगर हम लोग बात करेंगे। ग्रामीणी क्या हो जाएगा, तो ग्रामीणी जो है ये गांव का मुखिया हो जाएगा। और विष अगर हम लोग बात करेंगे तो विष क्या है, तो ये एक प्रमुख इकाई हो जाएगा। और द्रोह अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, पश्चिमी गंधार पर शासन। तो ये हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है आपको, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वेदांगों में श्रुता, गृह और धर्म सूत्र शामिल है? तो बताइएगा क्या जाएगा, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है। क्या हो जाएगा, 149वें प्रश्न की बात करेंगे, तभी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था, कल्प हो जाएगा। मूल रूप से किस स्कूल को सनातन धर्म कहा जाता है? नास्तिक स्कूल को, आस्तिक को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो किस स्कूल को
सनातन धर्म कहा जाता है? 150वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? आस्तिक विद्यालय। ठीक है, क्या आ जाएगा? आस्तिक विद्यालय। ठीक है। किस प्रसिद्ध वैदिक में कहा गया है युद्ध पुरुषों के मस्तिष्क से शुरू होता है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो युद्ध जो है वो पुरुषों के मस्तिष्क में शुरू होता है। मुंडकोपनिषद, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद। बताइएगा क्या जाएगा? तो कोई भी युद्ध, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो पहले वो मस्तिष्क से शुरू होता है, पहले आपके दिमाग में खुरापात शुरू होता है और आप सोचते हो कि कैसे मारना है, पीटना है, कहाँ घेरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये कहाँ पर? तो ये अथर्ववेद में कहा गया। दार्शनिक सार संसार है परंतु ईश्वर अभिव्यक्ति है और ईश्वर मेरी आत्मा है, किससे लिया गया? वेद से, उपनिषद से, पुराण से, मनुस्मृति से। 152वें प्रश्न की बात करेंगे, कहाँ से? तो उपनिषद से लिया गया है। संसार जो है, दार्शनिक सार जो है, संसार है परंतु ईश्वर अभिव्यक्ति है और ईश्वर मेरी आत्मा है। तो ये कहाँ से? तो ये उपनिषद से लिया गया। ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द का अर्थ क्या होता है? लुटेरे हैं, आदिवासी हैं, गैर आर्य हैं या फिर दास हैं। तो ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द का अर्थ किससे है? तो आप कहोगे गैर आर्यों से। ठीक है, गैर आर्यों को दास और दस्यु कहा जाता था। ठीक है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार था? लोहार था, सुनार था, बढ़ई था, नाई था। बताएंगे। 154वें प्रश्न की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार कौन था? बढ़ई था। ठीक है, क्योंकि इसकी उपयोगिता बहुत अधिक थी। ठीक है, रथ बनाना हो या फिर और भी जो चीजें बनाना हो तो ये काम कौन करता था? बढ़ई करता था। ठीक है। महाभारत को कहा जाता है बृहत कथा कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है, राजतरंगिणी कहा जाता है या फिर पुराण कहा जाता है? तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जब इसमें 1 लाख श्लोक थे तो इसको जय संहिता भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से आदि शंकर के द्वारा किस दर्शन का प्रचार किया गया? बताइएगा। राजयोग का, सांख्य योग का, अद्वैत का, द्वैत का। तो शंकराचार्य, अगर हम लोग बात करें आदि शंकर या फिर कहें शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने किसका प्रचार किया है? तो क्या कहोगे? तो अद्वैतवाद का। ठीक है, किसका? अद्वैतवाद का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक मंत्रों में लगातार नहीं मिलता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती। क्या हो जाएगा? तो कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वैदिक मंत्रों में नहीं मिलता है? 157वें प्रश्न की बात करेंगे तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्रा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। वेदों के मंत्रों से संबंधित अनुष्ठानिक अवधारणाओं को किस रूप में जाना जाता है? संहिता में, आरण्यक में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। 158वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? तो वेदों के मंत्रों से संबंधित अनुष्ठानिक अवधारणाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो आप कहोगे ब्राह्मण के रूप में। ऋग्वैदिक काल में जिस देवता की पूजा पृष्ठभूमि नहीं बन पाई हुआ थी? बताइएगा। तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा देवता है? ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस देवता की पूजा पृष्ठभूमि नहीं बन पाई हुआ था? मारुत है, भगवान शिव है, अग्नि है, इंद्र है। 159वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? तो आप आंसर करोगे भगवान शिव। आप देखोगे ऋग्वैदिक भगवान शिव जो है, तो भगवान शिव की पूजा जो है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। ठीक है, योगी की मूर्ति, योगी की पूजा का साक्ष्य जो है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में क्या हो जाएगा? ऋग्वैदिक काल में आपको इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ठीक है, मारुत, इन सब चीजों की, इन लोगों के उल्लेख आपको ऋग्वैदिक काल में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। वैदिक विवाह प्रणाली निम्नलिखित में से 2 महत्वपूर्ण कार्य और अनुष्ठान थे? कौन सा? पाणी ग्रहण, सप्तपदी, विवाह पथ। ए और बी दोनों। बताएगा। 160वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, ए और बी दोनों। ठीक है, पाणी ग्रहण और सप्तपदी ये दोनों वैदिक विवाह प्रणाली से संबंधित तो महत्वपूर्ण कार्य और अनुष्ठान थे। ठीक है। प्रसिद्ध वैदिक नदी जो काफी समय पहले विलुप्त हो गई, अब राजस्थान में भूमिगत बहती। बताइएगा कौन सी नदी है जो काफी लंबे समय पहले ही विलुप्त हो गई थी? कौन सी है? सिंधु है, सबस्तु है, सतुदरी है या फिर सरस्वती है? क्या हो जाएगा? तो सरस्वती नदी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सरस्वती नदी जो है ये काफी पहले ही विलुप्त हो गई है और राजस्थान में भूमिगत बहती है सरस्वती नदी। ठीक है। प्राचीन भारतीय पौराणिक स्रोतों के अनुसार सुरभि थी। बताइएगा क्या है? तो सुरभि, अगर हम लोग बात करें प्राचीन भारतीय पौराणिक स्रोतों के अनुसार सुरभि क्या है? तो कल्प वृक्ष है, लौकिक महासागर मंथन से खजाने के रूप में गाय है, धन्वंतरी द्वारा निर्मित दवा है, प्राचीन काल में धार्मिक समारोहों के दौरान नशा वाला पेय पदार्थ। बताएगा। तो क्या हो जाएगा? सुरभि। अगर हम लोग बात करें 162वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो लौकिक महासागर मंथन से खजाने के रूप में एक गाय है। ठीक है, सुरभि गाय है। संगीत का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। 163वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो संगीत का वर्णन करने वाला पहला जो ग्रंथ है वो सामवेद है। सारेगामापा आपको यहीं पर सामवेद में देखने को मिलेगा। वैदिक कार्यों का भोजन क्या था? जौ और चावल था, चावल और दालें था, सब्जियां और फल था, दूध और उनसे बने पदार्थ थे। क्या हो जाएगा? तो वैदिक कार्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका प्रमुख जो भोजन था वो क्या था? तो वो दूध और उनसे बने पदार्थ थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक कार्य अगर कार्यों की बात करेंगे तो प्रिय पशु क्या है? तो प्रिय पशु जो है वो गाय है और गाय को अघन्य कहा गया है, ना मारा जाने वाला जीव कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उनसे हमें दूध प्राप्त होता है और दूध के माध्यम से बहुत सारे पदार्थों को खा सकते हैं।
निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का भगवान माना गया था? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को? बताएगा तो किसे ऋग्वेद में किसे युद्ध का भगवान माना गया था? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे इंद्र को। ठीक है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला कहा गया। 165वें प्रश्न का क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्क कहाँ पहनने वाला आभूषण था? कान में, हाथ में, गर्दन में, कलाई में। तो निष्क अगर हम लोग बात करेंगे तो निष्क का तात्पर्य आभूषण से था। ठीक है, किससे? आभूषण था, और ये गले में, गर्दन में पहनने वाला आभूषण था। ठीक है, भारत और 10 राजाओं के प्रतिनिधि के बीच प्रसिद्ध राजाओं की लड़ाई जो है, 10 राग युद्ध जिसको हम जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग 10 राग युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जिसको 10 राग युद्ध भी कहा जाता है। तो ये 10 राग युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्ता नदी। क्या हो जाएगा? तो परुष्णी या फिर कहें रावी नदी के किनारे ये 10 राग युद्ध लड़ा गया था, भारत और 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच में। ठीक है, चलिए, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? बताएगा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे? 168वें प्रश्न की बात करेंगे, बताएगा क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे यजुर्वेद से। ठीक है, और यजुर्वेद के संदर्भ में आपको याद रखना है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में आपको देखने को मिलता है, और यजुर्वेद में आपको कर्मकांडों का उल्लेख भी देखने को मिलेगा। आर्यों को एक प्रजाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? बताएगा। तो आर्यों को एक प्रजाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? विलियम जोन्स, एच एच विल्सन, कनिंघम, मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मूलर ने। ठीक है, आर्यों को एक प्रजाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीय है, और मैक्स मूलर ने ही बताया था कि जो ऋग्वैदिक आर्य है ये कहाँ से? ये मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, कहाँ से? मध्य एशिया से। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गया था? तो क्या हो जाएगा? तो बताइए। तो आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अशोक जो है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका कौन गया था? तो आप कहोगे संघमित्रा। 170वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा राजा जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था? क्या हो जाएगा? बिंबिसार है, महापद्मनंद है, पुलकेशिन द्वितीय है, या फिर खारवेल है? तो जैन धर्म का कट्टर अनुयायी कौन हो जाएगा? क्या आंसर करेंगे? तो आंसर करेंगे कलिंग का राजा खारवेल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में जैन धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? सुधर्मन को, इंद्रभूति को, भद्रबाहु को, स्थूल भद्र को? दक्षिण भारत में जैन धर्म को लाने का श्रेय किसको जाता है? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे आप भद्रबाहु को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी आंसर कर देंगे। ठीक है, भद्रबाहु को। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पावापुरी में, मगध में? बताइएगा। 173वें प्रश्न की बात करेंगे, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कुशीनगर या कुशीनारा में। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या है? भोजपुरी है, मागधी है, संस्कृत है, पाली है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध धर्म का त्रिशूलीय आकार प्रतीक क्या नहीं दर्शाता है? तो निर्माण को, संघ को, बुद्ध को, धम्म को? बताएगा। तो किसको नहीं दर्शाता है? बौद्ध धर्म का त्रिशूलीय आकार प्रतीक जो है ये किसको नहीं दर्शाता है? क्या हो जाएगा? तो निर्माण को नहीं दर्शाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में आपको त्रिरत्न देखने को मिलेंगे, बुद्ध, धम्म, संघ। निर्ग्रंथ शब्द किससे संबंधित है? बताइएगा क्या हो जाएगा? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ संबंधित है किससे? तो निर्ग्रंथ का मतलब हो जाएगा बंधन रहित, और ये किससे संबंधित है? तो ये जैन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्ग्रंथ किसको कहा गया है? तो महावीर स्वामी को कहा गया है बंधन रहित कहा गया है। ठीक है, बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है? तो मल्ल से, शाक्य से, लिच्छवी से, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध की अगर हम लोग बात करें तो महात्मा बुद्ध जो है, इनके पिता का नाम, ठीक है, क्या हो जाएगा? इनके पिता का नाम है सुद्धोधन, और सुद्धोधन जो है ये कौन से कुल के हैं? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे शाक्य कुल के। ठीक है, महात्मा बुद्ध किस कुल के? तो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बौद्ध संप्रदाय महायान औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, या फिर कनिष्क? तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कनिष्क जो है, तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति होगी, और इसी चौथी बौद्ध संगीति, जो चौथी बौद्ध संगीति हो रही है, इसी चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाएगा, हीनयान और महायान। तो महायान आपको किसके समय में? कनिष्क के समय में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो आपने सुना होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक की अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिपिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। ठीक है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक किस धर्म से? तो आप कहोगे बौद्ध धर्म से। ठीक है, जैन तीर्थंकरों का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, या फिर मुनि सुव्रतनाथ? बताएंगे। तो जैन तीर्थंकरों का अंतिम जो उत्तराधिकारी था वो कौन हो जाएगा? क्या आंसर करेंगे? तो महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान किससे संबंधित है? जिन्न से, रत्न से, कैवल्य से, निर्माण से? क्या हो जाएगा?
तो जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्ण ज्ञान किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे कैवल्य से। ठीक है। कपिल वस्तु किससे संबंधित है, सम्राट अशोक से, कृष्णदेव राय से, महावीर से, महात्मा बुद्ध से। क्या हो जाएगा, तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय ने किसके अध्ययन के लिए एक महान केंद्र का प्रतिनिधित्व किया। नालंदा विश्वविद्यालय की हम लोग बात करेंगे जो कि बिहार में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म या फिर महायान बौद्ध धर्म। तो आंसर हो जाएगा आपका महायान बौद्ध धर्म। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 183वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। निर्माण किसने कराया है, तो आप क्या कहोगे, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है कुमार गुप्त ने। ठीक है। गुप्त वंश के राजा है कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। आगे बढ़ेंगे, हिंदू चित्रकला किसकी चित्रात्मक कला से निकटता से जुड़ा हुआ है, बताइएगा। हिंदू चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू चित्रकला जो है तो ये बौद्ध पुजारी से, जैन भिक्षुओं से, सुदूर पूर्व के कलात्मक विद्यालय से, मुगल विद्यालय से। हिंदू चित्रकला की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे आपका बौद्ध पुजारियों से। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध पुजारियों से। 185वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 185वें प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग। 185वें प्रश्न की तरफ, उपदेश मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया। तो अब है, ध्यान है, धर्म चक्र है या फिर भूमि स्पर्श है। क्या हो जाएगा, 50वें प्रश्न की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है सारनाथ में, उसको क्या कहा गया, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया, उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। शब्द जिन शब्द जिससे जैन धर्म का जन्म हुआ, बताइएगा। जिन, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, आपसे ये पूछ रहा है जिन शब्द। तो जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो महान होगा, अहिंसा होगा, असंबद्ध होगा, इंद्रियों के विजेता। क्या हो जाएगा, तो आंसर करोगे इंद्रियों के विजेता। ठीक है। महावीर स्वामी जो है उन्हें जितेंद्रिय कहा गया। ठीक है, मतलब इंद्रियों के विजेता कहा गया, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर लिया। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इंद्रियों के विजेता। ठीक है। बौद्ध धर्म के कैनोनिकल साहित्य का सबसे बड़ा बौद्ध समालोचक कौन था, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के कैनोनिकल साहित्य का सबसे बड़ा बौद्ध समालोचक कौन था, नागार्जुन है, अश्वघोष है, वसुमित्र है, बुद्धघोष है। 187वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे अश्वघोष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के कैनोनिकल साहित्य का सबसे बड़ा बौद्ध समालोचक कौन है, तो अश्वघोष है। अजंता में अधिकांश चित्र भगवान शिव के हैं, बुद्ध के हैं, हनुमान के हैं, पार्वती जी के हैं, बताइएगा क्या जाएगा। तो अजंता में अगर हम लोग बात करें अधिकांश चित्र किसके हैं, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, तो आंसर कर दोगे बुद्ध के हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, बताइएगा। तो आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को चारों बौद्ध संगीतियां बताई थी, जो चारों बौद्ध संगीतियां हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति आपसे पूछ रहा है किसके समय में, तो आप कहोगे कालाशोक के समय में, और कहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे वैशाली में। ठीक है। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ पर, तो आप कहोगे वैशाली में। अशोक के समय में कहाँ पर हुई थी, तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। कौन सी वाली, तो तीसरी वाली। ठीक है। अजातशत्रु के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में पहली वाली होगी, कहाँ पर होगी, तो आप कहोगे राजगिरी में होगी। ठीक है। चलिए, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो बताइएगा। तो अभी मैंने बात की है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। ठीक है, 24 तीर्थंकर, और 3 तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकरों का अंतिम उत्तराधिकारी कौन है, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, मुनि, सुब्रता। तो क्या हो जाएगा, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था। ठीक है। ह्वेनसांग ने जैन धर्म को कहाँ फलता फूलता पाया, बताइएगा। तो अगर ह्वेनसांग की बात करें, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आ रहा है, और इसके अनुसार जैन धर्म का कहाँ पर विकास था, उड़ीसा में, कश्मीर में, बंगाल में, बिहार में, बताइएगा। तो 192वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे बिहार में। ठीक है। जैन धर्म कहाँ पर, तो बिहार में। बिहार, महावीर स्वामी बिहार से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पिटक में आचार संहिता का उल्लेख किया गया है जिसमें बौद्ध अनुयायियों का द्वारा पालन किया जाता है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों जो हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उनको धर्म प्रचार करना है। ठीक है। तो उनके लिए बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए क्या किया गया है, दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। ठीक है। किसमें, विनय पिटक में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आ जाएगा, जीसस क्राइस्ट को, पैगंबर मोहम्मद को, भगवान बुद्ध को, किसको कहा गया, तो लाइट ऑफ एशिया कहा गया भगवान बुद्ध को। ठीक है। किसको, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, क्या हो जाएगा, तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया, वैशाली, वल्लभी, राजगिरी, सारनाथ। क्या हो जाएगा, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, बताइएगा। क्या हो जाएगा, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में होगी। ठीक है। कश्मीर में चौथी जो बौद्ध संगीति है, कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगीति है, ये कनिष्क के समय में होगी,
और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे वसुमित्र ने की। किसने, वसुमित्र ने की। ठीक है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म प्रचार के रूप में कहाँ भेजा था, तो क्या आप कहोगे, तो आप कहोगे सीलोन, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का ही नाम सीलोन है। तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को, ठीक है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को सीलोन श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सीलोन श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उस जगह का उल्लेख कीजिए जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध को, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया है, तो आप कहोगे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की है। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण बताएगा। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राटों के उत्तरदायी ठहराया जाता है, बताएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, आपको ये बताना है। अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, समुद्रगुप्त का, खारवेला का। क्या हो जाएगा, तो कलिंग के राजा खारवेला है और खारवेल का आपको हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलेगा। चोल साम्राज्य को विभाजित किया गया था। 200वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चोल साम्राज्य को विभाजित किया गया था तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका मंडल, नाडु, कुर्रम और वलनाडु में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मंडल, नाडु, कुर्रम और वलनाडु में। ठीक है, मंडल, नाडु, कुर्रम और वलनाडु में चोल साम्राज्य को विभाजित किया गया था। हम लोगों ने 200 प्रश्न कंप्लीट करनी है। एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये हिस्ट्री की जो महामैराथन क्लास हम लोग करने वाले हैं, ये आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप किसी भी राज्य से मेरी इस क्लास को देख रहे हैं तो आपके लिए ये हिस्ट्री की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे भाई बहनों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महिला साम्राज्ञी कौन है, नूरजहां है, रुद्रमा देवी है, रजिया सुल्ताना है, रानी दिद्दा है, बताइएगा। 201वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो पहली महिला अगर हम लोग बात करेंगे कौन जाएंगी, तो रजिया सुल्ताना हो जाएंगी, याद रखिएगा। रानी दिद्दा की किस रानी ने 900 रानी दिद्दा की किस रानी ने 980 से 1003 के बीच भारत के हिस्से पर शासन किया। तो आपसे ये पूछ रहा है रानी दिद्दा जो है, ठीक है, रानी दिद्दा जो है इन्होंने 980 से लेकर के 1003 के बीच में कहाँ पर शासन किया, अवध में, सिंध में, कश्मीर में, बंगाल में। तो आंसर हो जाएगा कश्मीर में। ठीक है, रानी दिद्दा जो है तो ये कश्मीर की रानी थी। ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद किस शताब्दी में बनी है, तो दिल्ली की जामा मस्जिद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई किसने। तो आप कहोगे दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये बनवाई है शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने बनवाई है। और शाहजहां का जो समय है, शाहजहां का समय क्या है, तो आप कहोगे 1627 से लेकर के 1658 के लगभग जो है तो ये शाहजहां का समय है। तो 1600 के बाद हो रहा है तो ये कौन सी, तो ये 17वीं सदी में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगरा किला किसके द्वारा बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, बाबर के द्वारा। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया, तो आप कहोगे अकबर के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे अकबर के द्वारा। मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो 1229 में किस मंगोल ने आक्रमण किया था, क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान पहला मंगोल आक्रमणकारी है जो भारत पर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, भारत के निकट तक आ रहा है, किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में पहला मंगोल आक्रमण होगा भारत पर, और किसके, तो ध्यान रखिएगा चंगेज खां के नेतृत्व में 1229 में। ठीक है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ। तो मुगल चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो किस मुगल सम्राट के समय में मुगल चित्रकला का उद्भव, उद्भव का मतलब समझ रहे हैं ना, उद्भव का मतलब शुरुआत पूछ रहा है। तो शुरुआत किसके समय में होगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो आप कहोगे हुमायूं के समय में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल चित्रकला अपने स्वर्ण युग, ठीक है, अपने चरम पर किसके समय में पहुंच गई, तब आप कहोगे जहांगीर के समय में। ठीक है, चलिए ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी थे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राजपूत हैं, खिलजी हैं, मुगल हैं, तुगलक हैं, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 207वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे मुगल। ठीक है, जो मुगल हैं, तो ये जो मुगल हैं ये मंगोल के ही पूर्वज हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के जो शासक हैं तैमूर के, ठीक है, ये मुगल जो है ये क्या है, तो ये उत्तराधिकारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाबर में आप देखोगे, बाबर में चंगेज खां और तैमूर लंग दोनों के, ठीक है, रक्त आपको पाए देखने को मिलेंगे। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, क्या हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा जो है वो उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है तो ये उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। और कहाँ पर बनवाया था, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप कहोगे नई दिल्ली में। ठीक है,
अपने भाई के साथ संघर्ष में दारा शिकोह की मृत्यु हो गई थी। तो बताइएगा दारा शिकोह किसका भाई है? दारा शिकोह की अगर हम लोग बात करेंगे तो दारा शिकोह किसका भाई है? तो आप कहोगे औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब और दारा शिकोह में शाहजहां को जब कैद कर लिया जाता, मृत्यु नहीं हुई थी, शाहजहां के मरने से पहले ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया था। शाहजहां को किले में कैद कर दिया जाएगा और शाहजहां के जो बेटे हैं औरंगजेब, दारा शिकोह और बाकी जो अन्य बेटे हैं, तो वो सब क्या करेंगे? आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल बरूनी की अरबी कृति ने उपमहाद्वीप का चित्रण किया जिसे कहा जाता है। अल बरूनी की पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी, याद रखिएगा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आप आंसर करेंगे किताबुल हिंद है। ठीक है, क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद है। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। शहजादा सलीम भविष्य सम्राट का नाम बताएगा। शहजादा सलीम जब राजा बनता है तो इसका नाम क्या है? शहजादा सलीम जब राजा बनता है, सम्राट बनता है, तो इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का ही प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम सलीम था। चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? क्या हो जाएगा? हुमायूं है, अशोक है, नरसिम्हा है, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह। क्या हो जाएगा? तो चार मीनार जो है तो इसका निर्माण कहाँ पर? तो इसका निर्माण हैदराबाद में कराया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो चार मीनार का निर्माण, ठीक है, हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया। औरंगजेब द्वारा को जीवन भर बंदी बनाकर रखा गया, बताइएगा किसको? तो औरंगजेब ने क्या किया था? अपने पिता शाहजहां को ही बंदी बना लिया था और उनकी मृत्यु तक वो क्या रहते हैं? वो बंदी बन करके ही रहते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया था? अपने पिता को ही बंदी बना लिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1495 में फरगना के सिंहासन पर उत्तराधिकारी बना जब वह केवल 12 वर्ष का था, बताएगा। तो 1495 में कौन है? 1495 में कौन है जो 12 वर्ष की आयु में, जब वह केवल 12 वर्ष का था, तो फरगना की गद्दी पर बैठा? तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे बाबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर जब सम्राट बना तो वो कितने वर्ष का था? 16 साल का, 19 साल का, 13 साल का, 10 साल का। क्या हो जाएगा? तो अकबर जब राजा बना तो वो कितने वर्ष का था, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे 13 वर्ष का। कहीं कहीं आपको 14 वर्ष भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, सुल्तान महमूद शासक था, बताएगा। महमूद गजनवी, गजनवी कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था, इसीलिए उसको गजनवी कहा जाता है। ठीक है, सुल्तान महमूद अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ का, तो गजनी का शासक था, इसीलिए उसका नाम गजनवी पड़ गया। ठीक है, 216वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? बी हो जाएगा। गोल गुंबद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? लाहौरी के उस्ताद अहमद के द्वारा, हेनरी इरविन के द्वारा, दाबुल के याकूत के द्वारा, जॉर्ज व्हीटेट के द्वारा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बीजापुर का जो गोल गुंबद है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा दाबुल के याकूत के द्वारा। ठीक है, उस्ताद जो अहमद लाहौरी हैं, तीनों ने तो ताजमहल का निर्माण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। शेर खान ने अगर हम लोग बात करेंगे तो शेर खान ने 1539 में चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध 1540 में किसे पराजित किया था, बताइएगा। तो शेरशाह सूरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध, 1540 कन्नौज के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो आप कहोगे हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी के हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और नवाब बनाया गया, बताइएगा। तो प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं 23 जून 1757, ठीक है, प्लासी के युद्ध की अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करें तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार जा रहे हैं। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हारने के बाद नवाब किसको बनाया गया था? तो आप कहोगे मीर जाफर को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को, नादिर शाह को, तैमूर लंग को, अहमद शाह अब्दाली को। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? तभी मैंने आप लोगों को बताया उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। ठीक है, ताजमहल के मुख्य जो वास्तुकार हैं वो कौन हो जाएंगे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। राजकुमार खुर्रम भविष्य में किस, बताइएगा। तो कौन सा मुगल बादशाह है जिसका प्रारंभिक नाम खुर्रम था, बताइएगा। कौन सा मुगल बादशाह है जिसका प्रारंभिक नाम खुर्रम था? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर करेंगे शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम क्या है? तो खुर्रम है। ठीक है, पहली बार तोमर राजपूतों के साम्राज्य की राजधानी, बताएगा। तो तोमर राजपूतों की राजधानी क्या थी, बताएगा। तोमर राजपूतों की राजधानी क्या थी? दिल्ली, कलकत्ता, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। क्या आंसर हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तोमर वंश के राजाओं ने ही, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली की स्थापना की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। तोमर राजपूतों की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगा? तो वो दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? बाबर की, अकबर की, शाहजहां की, जहांगीर की। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी है? तो आप आंसर करोगे जहांगीर की। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहांगीर की। अच्छा, नूरजहां का अगर आपसे
प्रारंभिक नाम या वास्तविक नाम पूछ ले तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे मेहरुन्निसा कहोगे, ठीक है। क्या कहोगे, तो आप कहोगे मेहरुन्निसा, ठीक है। क्या कहोगे, तो आप कहोगे मेहरुन्निसा, ठीक है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हुमायूं का जो मकबरा है वो उसकी पत्नी ने बनवाया था, और इसका जो वास्तुकार है तो वो कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे मिर्जा मिर्जा गियास बेग, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान कौन बना, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रुकनुद्दीन फिरोज ऑप्शन बना था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद कौन बनेगा, रजिया बनेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अगर हम लोग बात करें तो रुकनुद्दीन फिरोज राजा बना था, लेकिन क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम लोग इसको रजिया को ऑप्शन करेंगे। पृथ्वीराज तृतीय सबसे महान शासक था, बताएगा। तो ये जो पृथ्वीराज तृतीय है ना, यही इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जो पृथ्वीराज तृतीय हैं यही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और ये किस वंश के, तो ये चाहमान या फिर कहें चौहान वंश के राजा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज तृतीय जो है तो इन्हीं को चौहान कहा जाता है, चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। महाबलीपुरम का संस्थापक कौन था? राजराज चोल था, महेंद्र वर्मन था, नरसिम्हा वर्मन था, या फिर नरसिम्हा चोल था। क्या हो जाएगा, महाबलीपुरम अगर हम लोग बात करें तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर, आपसे पूछा जाता है महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ठीक है, रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्या आंसर हो जाएगा, बताइएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, 228वें प्रश्न की बात करेंगे तो आंसर कर दोगे नरसिम्हा प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल, सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महमूद गजनवी के हमलों का एकमात्र और अस्थायी प्रभाव क्या हुआ, बताइएगा। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था धन की लूट करना। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र अस्थायी प्रभाव क्या था? पश्चिमी भारत पर नियंत्रण, कश्मीर पर नियंत्रण, पंजाब पर कब्जा, या फिर उत्तर भारत के शासकों के द्वारा अधीनस्थ स्थिति की स्वीकृति। तो क्या हो जाएगा, 229वें प्रश्न की बात करेंगे तो पंजाब पर कब्जा, ठीक है। महमूद गजनवी के हमलों का एक जो महत्वपूर्ण परिणाम हुआ वो ये हुआ कि पंजाब पर कब्जा कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को विभाजित किया गया था, नाडु में, खुर्रम में, कोट्टम में, या फिर जनपद में, बताएंगे क्या हो जाएगा। 230वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को कोट्टम में विभाजित किया गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ये किस वंश के राजा थे, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पूर्वी गंग वंश के राजा, ठीक है। कौन से, तो गंग वंश के राजा हैं नरसिंह देव प्रथम, और इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो में बने हैं स्मारक किस अवधि के हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, खजुराहो में जो मंदिर है तो वो किस काल के बने हैं, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे चंदेल वंश के, ठीक है। कौन से, तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। पेशावर और पंजाब को जीतने और इन पर अधिकार करने के लिए महमूद गजनवी ने किसको पराजित किया था, बताएगा। तो पेशावर और पंजाब पर अधिकार करने के लिए महमूद गजनवी ने किसको पराजित किया था? खुरीद को, कारकोटक को, अरब को, या फिर हिंदू शाही। तो हिंदू शाही राजाओं को पराजित किया था, ठीक है। पंजाब पर अधिकार करने के लिए, पेशावर और पंजाब पर अधिकार करने के लिए हिंदू शाही राजाओं को, ठीक है, पराजित किया था गजनवी ने। 1000 से 1002 ईस्वी में वाहिंद की लड़ाई किसके बीच हुई थी, बताइएगा। तो 1000 से 1002, आपको पता है 1000 से लेकर के, अगर हम लोग बात करें 1000 से लेकर के 1027 के बीच में, 27-28 के बीच में अगर हम लोग बात करें तो गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ तो गजनी होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग 234वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो एक तो गजनी के महमूद है, महमूद गजनवी, और जयपाल के बीच में वाहिंद की लड़ाई हुई थी, ठीक है। जयपाल और गजनी के महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में वाहिंद की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, 1002 में, ठीक है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लगातार किस इलाके को लेकर के संघर्ष हो रहा था? बहमनी, अगर हम लोग बात करें बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और इस लड़ाई झगड़े का कारण क्या था? तो आप कहोगे रायचूर दोआब। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अवधि के दौरान अलबरूनी भारत है? अलबरूनी की अगर हम लोग बात करें तो अलबरूनी जो है इसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ साक्ष्य प्रदान करता है कि पृथ्वीराज तृतीय पूरे विश्व को जीतना चाहता था? बताइएगा कौन सी किताब है, कौन सी बुक है जो ये बताती है कि जो पृथ्वीराज तृतीय है या फिर कहें पृथ्वीराज चौहान जो है ये पूरे विश्व को जीतना चाहते थे? तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं चंद्र बरदाई, और इन्होंने बताया है कि पृथ्वीराज चौहान जो है तो ये पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, ठीक है।
आगरा शहर का संस्थापक कौन है? आगरा शहर की अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई है तो आप कहोगे 1504 में। 1504 में आगरा शहर की स्थापना हो रही है, किसने की है? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया है? वास्को डी गामा जो है ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री है। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री है और ये कब आ रहा है? तो आप आंसर हो जाएगा 1498 में। ठीक है, कब? तो 1498 में। मलिक काफूर किसका सेनापति था? बताइएगा। मलिक काफूर की बात करें तो इसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, मलिक काफूर की बात करेंगे तो इसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। और ये किसका सेनापति था? क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है वो मलिक काफूर को ही दिया जाता है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की है? अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हो रही है बहमनी की तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 1347 में। ठीक है, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही है और कौन करेंगे? तो अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर कहेंगे हसन गंगू। इन्हीं का नाम और क्या था? इन्हीं को हसन गंगू भी कहा जाता है। तो इन्होंने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो आदर्श स्मारक जामा काना मस्जिद और अलाई दरवाजा का निर्माण कहाँ पर? तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने जामा मस्जिद और अलाई दरवाजा का निर्माण कराया और कहाँ पर करवाया? अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो इन्होंने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण कराया और कहाँ पर कराया? तो आगरा में, दिल्ली में, धार में, गुलबर्गा में। तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? तो आंसर कर देंगे दिल्ली में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने सोचा था कि 300 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग 242 प्रश्नों को ही कर पाए हैं। और कोई बात नहीं, इसके बाद एक और हम लोग सेशन लेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर एक और सेशन हम लोग हिस्ट्री का लेंगे और वहां पर हम लोग, ठीक है, लगभग इतने ही प्रश्नों को करके लगभग हम लोग 500 से 600 प्रश्नों को ओवरऑल 2 सेशन में हम लोग 500 से 600 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर निवेदन करूंगा कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा इसी तरीके की महत्वपूर्ण साइंस की भी एक मैराथन मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, साइंस की मैराथन, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, हर सब्जेक्ट की इसी तरीके की मैराथन क्लास को लेकर के आने वाला हूँ। अगर इस क्लास को आप लोग देख लोगे ना तो निश्चित रूप से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक क्लास जो है वो विशेष रूप से हेल्पफुल होने वाली है। तो जाने से पहले सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।